पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया कि किसी भी विश्व के देशों के विकास को अगर जानना है तो उसके लिए बताया गया कि डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्रीज डिवाइड करने के लिए आय ज़रूरी होती है। फिर आय ही महत्वपूर्ण नहीं था, उसमें आपको बताया गया था कि औसत आय या पर कैपिटा इनकम बताई गई थी। तो उस पर कैपिटा इनकम के बाद आगे देखते हैं कि किसी भी प्रकार का औसत आय की अगर हम तुलना करें तो औसत आय भी एक उपयुक्त माध्यम नहीं है, बल्कि औसत आय की तुलना करने में भी कई प्रकार की असमानताएं हैं। तो उन औसत आय की असमानता को हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। यहाँ जैसे दिया गया है कि दो कंट्री हैं, एक ए और एक बी। इसमें मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन 2007 का 2017 दिया गया है। इससे किसी भी ईयर का हो, इससे आपसे मतलब नहीं है। आपको जानना है कंट्री ए है, कंट्री बी है और इसमें 5 लोगों के आय का विवरण दिया गया है। 5 लोगों के आय का विवरण दिया गया है। जैसे पहले में कहा गया, पहले की बात करें, एवरेज इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 यानी ये पर्सन है, या इन्हें कह दीजिए, ऐसे इनके नाम रख दीजिए, राम श्याम घनश्याम, ऐसे करके 5 के नाम रख दीजिए। तो यहाँ 5 व्यक्तियों की जो एवरेज इनकम है, इसकी एवरेज इनकम क्या है? मंथली इनकम 9500 रुपये, इनकी मंथली इनकम 10,500 रुपये, इनकी मंथली इनकम 9800 रुपये, इनकी मंथली इनकम 10,000 रुपये, इनकी मंथली इनकम 10,200 रुपये। यानी एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज आया 50,000 रुपये। यानी इन 5 की एवरेज 50,000, या इसको 50,000 डिवाइड 5 कर दें, यानी एवरेज इनकम कितनी आ गई? 10,000। समझ आ गया? इनकी 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, यानी कुल आया 50,000। 50,000 को 5 से डिवाइड कर दे तो एवरेज आ जाएगा कितना? 10,000 रुपये मंथली इनकम आई। वहीं बी की बात करें, 500, 500, 500, 500, 4800, यहाँ भी 50,000 हो गया। और इनको भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी मंथली इनकम कितनी हो गई? 10,000। लेकिन आपको असमानताएं बता रहे हैं कि एवरेज इनकम डेवलपमेंट के निर्धारण का उपयुक्त मापक नहीं है, क्योंकि उसमें भी कुछ असमानताएं, कुछ कमियां या कुछ असुविधाएं हैं, उनको जानना है। तो यहाँ पर क्या है कि कंट्री ए की बात करें तो कंट्री ए में 10,000 एवरेज इनकम है, जिसमें एवरेज इनकम सबकी लगभग बराबर है। वहीं पर हम बी की बात करते हैं, यानी खा कंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति धनी है। एक व्यक्ति क्या है? धनी है, यानी इसके पास अधिक पैसा है। बाकी सभी क्या है? निर्धन है। तो यहाँ पर आय का जो वितरण है वो समान नहीं है। यहाँ कहे तो दिया जाएगा कंट्री बी और कंट्री ए दोनों के पर कैपिटल मतलब मंथली इनकम जो है वो 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है। लेकिन अगर लोगों की आय की तुलना करें तो यहाँ एक व्यक्ति शक्तिशाली है, यानी एक के पास अधिक मनी है, शेष सभी क्या है? निर्धन है। तो यहाँ और यहाँ दोनों में एवरेज इनकम क्या बताएगा? आप 10,000। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे कह दिया जाए कि आप कंट्री ए और कंट्री बी में किस कंट्री पे आप रहना चाहते हैं, यानी किस देश में आप निवास करना चाहेंगे या कहाँ आप रहना पसंद करेंगे, तो आपकी फर्स्ट चॉइस होगी ए। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी की इनकम बराबर है। हाँ, आप दूसरे में एक ही कंडीशन पर रहना पसंद करेंगे, जब आपको कहा जाए कि आप दूसरे कंट्री के 5वें व्यक्ति होंगे जिसकी इनकम कितनी है? 48,000। अगर आपसे कहा जाए 500 इनकम पे, तो आप इन 500 इनकम की अपेक्षा आप कहाँ पर रहना अधिक पसंद करेंगे? कंट्री ए में। तो ये डिफरेंट है। औसत आय में भी ये क्या है? असमानता है। समझ आ गया होगा? अब आगे देखेंगे क्या आय ही सबसे महत्वपूर्ण मानक है? आय के अलावा अदर क्राइटेरिया क्या है, या कोई अदर क्राइटेरिया है जिनको आप प्राथमिकता देंगे या जिनके आधार पर डेवलपमेंट को मापा जा सकता है? तो आप जानेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया।
इनको हम दो चार्ट से समझाएंगे। दोनों चार्ट से आपको समझना है, आपकी बुक पे चार्ट दिए होंगे और इन्हीं चार्ट के बारे में हम समझाएंगे। पहली जो जो पहली सारणी है या तालिका है, टेबल है, उस टेबल में क्या दिया गया है कि 3 स्टेट हैं, हरियाणा, केरल, बिहार। हरियाणा, केरल और बिहार के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम की बात की गई है। तो ये 2015-16 में यानी 2015-16 में पर कैपिटल इनकम की बात करें तो हरियाणा की बात करेंगे तो वहाँ 1,62,034 रुपये आए थी। केरल की बात करें तो 1,40,190 रुपये आए थी। बिहार की बात करेंगे तो 31,454 रुपये आए थी। अब अगर इनमें अगर देखा जाए कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से आप वरीयता देंगे तो फर्स्ट नंबर पर आप हरियाणा को रखेंगे, सेकंड नंबर पर केरल को रखेंगे, थर्ड नंबर पर बिहार को। यानी अगर हम एवरेज इनकम की बात करेंगे या पर कैपिटल आय की बात करेंगे तो उसके अनुसार हरियाणा सबसे अधिक डेवलपमेंट है, उसके बाद केरल है, उसके बाद बिहार है, बिहार सबसे नीचे है। तो अब अदर क्राइटेरिया क्या है, सेकंड टेबल पे आते हैं। हरियाणा, केरल एंड बिहार के अदर क्राइटेरिया क्या है। इन पहले नंबर पे दिया है इन्फेंट मॉरलिटी रेट्स यानी शिशु मृत्यु दर, इसे IMR कहते हैं। तो इन्फेंट मॉरलिटी रेट्स क्या होती है जानना है तो किसी वर्ष पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चे में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। यानी अगर 1 साल में 1,000 बच्चे पैदा हुए तो उन 1,000 बच्चों में कितने बच्चे 1 साल से पहले डेथ हो जाती है या ख़त्म हो जाते हैं, उसके अनुपात को हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मॉरलिटी रेट्स। यानी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डेड बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोजिशन ऑफ 1,000 लिव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। किसी एक ईयर में इनकी बात करेंगे तो कितने बच्चों की डेथ होती है। तो इसकी बात हरियाणा में करेंगे तो हरियाणा में पर 1,000 चिल्ड्रंस में 33 चिल्ड्रंस हैं जिनकी डेथ हो जाती है। केरल में पर 1,000 चिल्ड्रंस में मात्र 10 चिल्ड्रंस हैं। और बिहार की बात करें तो पर 1,000 चिल्ड्रंस में 38 चिल्ड्रंस की डेथ होती है। तो यहाँ पर अगर इसकी दृष्टि से देखें तो फर्स्ट नंबर पर केरल है और सेकंड नंबर पर हरियाणा है। दूसरा देखें लिटरेसी रेट्स है यानी साक्षरता। तो सबसे पहले जानना है कि लिटरेसी रेट्स है क्या, यानी मीन्स ऑफ लिटरेसी रेट्स जानना है। तो लिटरेसी रेट में से और जानना है तो सबसे पहले जानना है लिटरेसी रेट है क्या। तो साक्षर किन्हें कहते हैं, 7 वर्ष की आयु से अधिक के ऐसे लोग जो किसी भी भाषा में पढ़ सकते हों, लिख सकते हों और गणना कर सकते हों, उन्हें हम साक्षर कहते हैं। 7 वर्ष से कम के लोगों को साक्षर अशिक्षित में नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि एक निर्धारित आयु होती है और उस आयु के बाद ही इस प्रकार के क्राइटेरिया डिवाइड किए जाते हैं। तो 7 वर्ष की आयु से अधिक के ऐसे लोग जो किसी भी भाषा लैंग्वेज कोई भी हो उसमें पढ़ना, लिखना और गणना करना जानते हैं, उन्हें साक्षर कहते हैं। यानी पीपल एबव द एज ऑफ 7 हु नो हाउ टू रीड, राइट एंड कैलकुलेट इन एनी लैंग्वेज आर कॉल्ड लिटरेट्स। समझ आ गया। यानी किसी भी लैंग्वेज में रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो, तो उन्हें हम कहते हैं लिटरेसी रेट्स। अब है कितनी लिटरेसी रेट्स, तो यहाँ देखें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है, लिटरेसी रेट। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है वो लिटरेसी रेट कहलाता है। लिटरेसी रेट में से और द प्रोपोजिशंस ऑफ लिटरेट्स पॉपुलेशन इन द 7 ईयर एबव एज ग्रुप। यानी 7 ईयर एज ग्रुप में कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन लिटरेसी है, उसे हम क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट कहते हैं। तो इस लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो
हरियाणा का लिटरेसी रेट्स 82%, यानी पर 100 व्यक्ति में कितने 82% लोग पढ़े हुए हैं, 82 लोग पढ़े हैं। यहाँ कहें कि 100 में 94%, 94 लोग पढ़े हुए हैं, और यहाँ 100 में 62%। तो अब लिटरेसी रेट की बात करें तो अब भी केरल कहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। अब आ जाए नेट अटेंडेंस रेशियो। यह नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, इसका मतलब है कि 14 वर्ष की आयु से 14-15 वर्ष, ये है नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी निवल उपस्थिति अनुपात, हिंदी में बोलेंगे निवल उपस्थिति अनुपात। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%, यानी 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते या जाते हैं उनका अनुपात कहलाता है निवल उपस्थिति अनुपात। यानी इन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 attending school as a percentage of total number of children in the same age group। यानी इसमें समझना है 14-15 वर्ष की आयु के जो समान आयु के बच्चे हैं उनमें से कितने लोग बच्चे स्कूल प्रेजेंट होते हैं या स्कूल जाते हैं, उसे कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो या निवल उपस्थिति अनुपात। और इसकी बात करें तो यहाँ देखेंगे कि केरल में 100 में 83 बच्चे स्कूल जाते हैं जो 14 से 15 वर्ष की आयु के हैं, हरियाणा में 63 बच्चे और बिहार में 43 बच्चे। यहाँ बताया गया इनकम ही एक महत्वपूर्ण मापदंड नहीं है, बल्कि अदर क्राइटेरिया है जो किसी भी स्टेट के या किसी भी देश के डेवलपमेंट को निर्धारित करते हैं। यहाँ बताया गया कि आय अगर देखें, इनकम की बात करें तो इनकम में सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है, हरियाणा। लेकिन अदर क्राइटेरिया जैसे देखते हैं बर्थ रेट्स, यहाँ देखें इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट्स है, शिशु मृत्यु दर है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ है, केरल में है। लिटरेसी रेट में केरल पहले स्थान पर है, नेट अटेंडेंस रेट में भी केरल पहले स्थान पर है। फिर हरियाणा अगर इनकम में अधिक है तो हरियाणा में ये एक अदर क्राइटेरिया क्यों डेवलप नहीं है। इसलिए किसी भी स्टेट्स का, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के निर्धारण में इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरिया को भी स्थान दिया जाता है या अदर क्राइटेरिया का भी महत्व होता है। अब आगे है सार्वजनिक सुविधाएं यानी पब्लिक फैसिलिटीज। आपके पास कितनी भी इनकम हो जाए, कितनी भी इनकम हो जाए, क्या उस इनकम से आप सभी सार्वजनिक फैसिलिटी जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो प्राप्त कर सकते हैं? यह जरूरी नहीं है। देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं सेवाएं खरीद सकें जिनको आपको बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो। आप भले इस विचार पे रहें कि हमारे पास पैसा है तो हम दुनिया की सब चीज़ खरीद सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। वही है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विस दैट यू मैनी नीड्स टू लिव वेल। जैसे दिया है, नागरिक किसी भौतिक वस्तु और सेवा का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। यही ऊपर हम भी बताए हैं, यानी इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए कंप्लीटली adequate indicator of material goods and service that citizen are able to use। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप सभी भौतिक वस्तु और सेवाओं को खरीद सकें। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या आप अपने पास रखे पैसे से, यानी आपके पास जो पॉकेट मनी है, उस पॉकेट मनी से प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हैं? यानी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं? बिना मिलावट की दवाएं, नॉन एडल्ट्रेट मेडिसिन, एडल्ट्रेट मेडिसिन की बात करें, क्या बिना मिलावट की दवा खरीद सकते हैं? नहीं। संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा खरीद सकते हैं? बने रहिए पैसा, कोरोना से बचिए। अगर पैसा है तो आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोरोना नहीं आएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन फैसिलिटीज
डिसीज़ यानी जो डिसीज़ हैं, जो संक्रामक बीमारियां हैं, क्या उन फैसिलिटीज़ से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है? नहीं। बिना मिलावट की खाद्य सामग्रियां आप पैसे से खरीद सकते हैं? नॉन एडल्टिंग फूड आइटम्स यानी फूड आइटम, बिना मिलावट के फूड आइटम्स आप खरीद सकते हैं? नहीं। इन सब के लिए क्या चाहिए? इन सभी से तब तक नहीं बचा जा सकता जब तक कि समुदाय इससे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। इसलिए मनी के साथ साथ समुदाय का डेवलप्ड होना, समुदाय के लोगों का शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। दिस कैन नॉट बी अवॉइड यू until the whole community take steps to prevent them। इसके बाद है अगला टॉपिक्स है, इसमें इसको अब बाद में बताएंगे। इसमें चाहे ये जानना चाहें तो जान लीजिए। सेम स्टैटिक्स ऑफ इंडिया एंड अदर जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में जानना है। जैसे इसमें दिया है, ऐसे कर देते हैं, यही पढ़ना है। इसमें दिया है सकल राष्ट्रीय आय, जन्म के समय से संभावित आय, विद्यालय की औसत आय और मानव विकास सूचकांक। देखिए यहाँ श्रीलंका इंडिया म्यांमार दिया है। आप ये समझिएगा कि भारत देश विकास की दृष्टि से, या कहें कि मनी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से डेवलप्ड है, एक बड़ा कंट्री है, एक अधिक पॉपुलेशन की कंट्री है। लेकिन श्रीलंका है जो उससे अर्थव्यवस्था में पीछे भी है, एक छोटी कंट्री है, तब भी वो हर एक चीज़ पर श्रीलंका भारत से आगे है। जैसे सकल राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय जो है वो डॉलर में 2011 में 11,326 थी, तो भारत की कितनी थी? 6,353। नीचे लगातार घटती जाएगी, ये देख लीजिएगा। श्रीलंका में जन्म के समय संभावित आयु, इसे कहते हैं कि आप बर्थ के बाद यानी इस देश के लोग औसत आयु कितना जीते हैं, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, यानी कितने दिन आप जी सकते हैं। तो श्रीलंका के लोगों के जीने की औसत आयु 75.5 ईयर है, तो भारत की सिर्फ 68.8 ईयर है, इनकी और कम है। यहाँ देखिए अधिक भी है, नेपाल और बांग्लादेश की भारत से अधिक संभावित आयु। 25 वर्ष या उससे अधिक के लोग विद्यालय जाने का प्रतिशत कितने लोग हैं? स्कूल एवरेज 25 एबव, तो यहाँ पर 10.9% लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ 6.4% लोग जाते हैं और नीचे सभी कम जाते हैं। ये है ह्यूमन मानव विकास सूचकांक है, इसे आगे बताएंगे। यूएनडीपी द्वारा इसे जारी किया जाता है, कई मानकों के आधार पर जारी करते हैं। तो जो देश सबसे ज़्यादा डेवलप होता है उसे फर्स्ट रैंक दी जाती है और सबसे अंतिम वाले को 180 रैंक दी जाती है, क्योंकि 180 देशों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें श्रीलंका अधिक है 71 पर, भारत 129 नंबर पर रहता है, 145, 152, 147, 135, यानी पाकिस्तान 152, यानी 180 में 139 और 71। इसमें यह समझाया गया कि भारत की औसत आय अधिक होती है। भारत विश्व की 5वीं अब 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका में ये सभी फैसिलिटीज अधिक हैं, या श्रीलंका भारत से अधिक डेवलप कंडीशन पर स्थित है। ठीक है।